हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड यस, जून 2025 के लिए तैयारी जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रही है। अगर आप करना चाहते हैं इस बार अपना नेट जेआरएफ क्लियर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर अगर आप बिगिनर हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मैं आपको बेसिक डिटेल्स भी बताऊंगी, प्लस हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझने वाले हैं। एंड कैसे आपका ये जो एग्जामिनेशन है आपके लिए बेनिफिशियल है, क्यों यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, या आप जब प्रिपेयर कर रहे हो तो क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, नोटिफिकेशन आउट कब होती है, सिलेबस क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एंड एलिजिबिलिटी क्या है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम एलिजिबिलिटी जो है उसमें बस ये है कि मास्टर्स होनी चाहिए, नेट होना चाहिए, क्या कोई और तरीका नहीं है। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एंड कैसे आप कॉमर्स से अगर अपना यूजीसी नेट क्लियर करना चाहते हो तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए हैं, और कैसे आपके लिए ये एग्जामिनेशन बेनिफिशियल होने वाला है, और कैसे आपकी एलिजिबिलिटी रहती है। क्या आप किसी और डोमेन से अगर आए हैं, बेसिकली अगर आप मैनेजमेंट से हैं तो क्या यूजीसी नेट कॉमर्स में दे सकते हैं। क्या आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है लाइक सीए, सीएस, सीएमए, तो भी क्या आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी और आपके बहुत सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर होंगे। एंड एक करेक्ट डायरेक्शन आपको जो है वो यहाँ पे मिलने वाली है। तो फटाफट वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देंगे। एंड आपको ये भी बता दूं कि अगर आप मुझे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा नाम आयुषी है। मैं आपके लिए पेपर 1 में मैथ्स एंड डीआई एंड पेपर 2 कॉमर्स कंप्लीट करवाती हूँ फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, सेट एग्जामिनेशन एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन। कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा अपना चैनल है जहाँ पे कॉमर्स के लिए डेडिकेटेड क्लासेस आपकी हो रही हैं। मैनेजमेंट भी आपका वहाँ पे कवर होता है, योगेश सर लेते हैं। तो कंप्लीट तैयारी आपकी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की इस चैनल पे हो रही है। तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पर रुकिए अभी कुछ देख लीजिए ये वीडियो को, फिर जाइएगा। एंड यस, आपके लिए जो है जून के लिए बैचेस भी हैं फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। प्रीमियम लेके आए हैं इस बार जेआरएफ अड्डा प्रीमियम फॉर जून 2025, जहाँ पे आपको वो हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी जो आपके सिलेक्शन में आपको हेल्प करने वाली है। एंड पूरा प्लान्ड तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से हर चीज़ आपको ऑन टाइम प्रोवाइड की जाएगी जब जिसकी ज़रूरत है, सो दैट आपका नोट मेकिंग में टाइम वेस्ट ना हो, आपका PYQs जो है वो डिकोड करने में आपका बहुत सारा समय ना जाए। विद क्लियर और डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको सारी चीज़ें मिल जाएं। आपके लिए मॉक टेस्ट भी हैं, आपके लिए जो है डाउट क्लियरिंग सेशंस भी हैं, कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं, लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों। एक बार क्लास लाइव हो रही है, उसकी रिकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ टाइम्स देख सकते हो एंड अपने डाउट्स पूछ सकते हो। एंड जब कोई टॉपिक हो रहा है उसी से रिलेटेड उसके क्वेश्चंस भी आपको मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको मिलती हैं। एंड साथ ही साथ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये क्या है कि आप जब यूजीसी नेट क्लियर कर लोगे, जेआरएफ क्लियर कर लोगे, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाओगे, जेआरएफ के लिए जाओ, जेआरएफ कर लोगे, रिसर्च करने जाओगे एज अ PhD स्कॉलर, तो वहाँ पे इंटरव्यू देना होगा। तो क्या खास चीज़ें ध्यान रखनी होती है इंटरव्यू में के टाइम, वो भी आपको सिखाया जाता है। एंड ऑफलाइन के साथ साथ, ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड सभी यूट्यूब क्लासेस की PDF भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी के साथ लाइक एंड शेयर कर दो सेशन को, एंड सभी को बुला लो सो दैट ये वीडियो उनकी इस तरीके से हेल्प कर सके कि क्लियर पिक्चर आपके माइंड में आ सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की। देखो, ये एग्जामिनेशन जो है ये 1 साल में 2 बार होता है ना, ट्वाइस अ ईयर, 1 साल में 2 बार। और कब होता है ये एग्जामिनेशन? ये एग्जामिनेशन होता है जून में एंड दिसंबर में, ठीक है। अब क्योंकि थोड़ा सा साइकिल डिस्टर्ब हो गया, फॉर रीनेट हुआ था, जस्ट बिकॉज ऑफ रीनेट एंड सो मेनी थिंग्स, ठीक है, तो थोड़ा सा आगे पीछे चल रहा है मामला। पहले कोविड की वजह से हो रहा था, बट अभी जो है साइकिल सही हुआ। अभी जनवरी में पेपर हो गया, आपका रिजल्ट आ जाएगा मार्च तक। फिर उसके बाद जो है आपका पेपर होने के पूरे पूरे चांसेस हैं जून में। तो ये चीज़ आप मान के चलो कि नोटिफिकेशन आपकी कब आने वाली है। आपकी नोटिफिकेशन जो है वो अप्रैल में आने वाली है कि कब आपका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। और दिसंबर में जो होता है उसकी नोटिफिकेशन जो है आपकी अक्टूबर में आ जाती है या सितंबर लास्ट वीक में आ जाती है। तो इस समय पे जो है आपकी नोटिफिकेशन आउट होती है हर साल जब आपका पेपर होता है उससे लगभग 1.5-2 महीने पहले, है ना। 2 महीने मान के चलो, 2 महीने पहले, क्योंकि आपको 15-20 दिन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए दिए जाते हैं, फिर करेक्शन वगैरह होती है 2-4 दिन में। देन उसके बाद आपके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो आने शुरू होते हैं, डेट्स आती हैं आपकी। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाती है
साल में 2 बार पेपर होता है और इस टाइम के करीब आपकी नोटिफिकेशन आती है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी तैयारी जो है वो शुरू होएगी जब नोटिफिकेशन आएगा, नहीं, ये जो पूरा का पूरा नेट का हमारा पेपर है, इसमें आप पेपर 1 एंड पेपर 2 दो चीज़ें पढ़ते हो, है ना। पेपर 1 आपका जनरल पेपर रहता है जो सभी के लिए कॉमन है, एंड पेपर 2 आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। जैसे कॉमर्स मेरा सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके कॉमर्स आपको पढ़ना पड़ेगा, 10 यूनिट होंगी पेपर 2 में भी पेपर 1 में भी, और उनको पढ़ के आपके 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और ये 300 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें से आपको कट ऑफ क्लियर करनी होती है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें जो हैं वो रहती हैं। अब इसके बाद बात आती है दूसरा जो स्टेप है कि वाई यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, क्या इसका बेनिफिट है। देखो, अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्लियर करते हो तो यूजीसी नेट से आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। देन इसके बाद अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं और आप लेना चाहते हैं सरकार से स्टाइपेंड यानी कि फेलोशिप, तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी कि जीआरएफ आपको मिलता है पीएचडी करने के लिए। नेक्स्ट इसके बाद क्या बेनिफिट है, जब भी हम बात करते हैं कि मुझे रिसर्च में काम करना है, कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, आपने सरकारी नौकरी ली है बट आप रिसर्च अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो आपके लिए नेट क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि जो नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं। तो अगर आप डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, गवर्नमेंट कंपनीज में रिसर्च प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहते हो तो आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन अगर आपने क्लियर किया है तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है। नेक्स्ट इसके बाद जो है आपने अगर नेट क्वालिफाई किया है तो आप जो है अच्छे जर्नल्स में रिसर्च पेपर्स भी लिख सकते हो, है ना, और साथ ही साथ जो है कंटेंट क्रिएशन में आप जो है काम कर सकते हैं, है ना। आपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके एकेडमिकली इतना ज़्यादा अपना जो है एरिया बढ़ा लिया है कि आप जो है कंटेंट क्रिएशन में भी काम कर सकते हैं। आप जो है टीचिंग असिस्टेंट, टीचर जो होते हैं, जो हमारे जो आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, उनमें टीच कर रहे हैं प्रोफेसर्स, उनके अंडर जो है टीचिंग असिस्टेंट के तौर पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप फुल टाइम टीचिंग नहीं करना चाहते, कुछ टाइम पीरियड के लिए जो है आप वो काम कर सकते हो, है ना। उसमें ऐसा होता है नेट भी रिक्वायर्ड नहीं है, कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, आप अच्छे से अपने पेपर को समझते हो, अपने सब्जेक्ट को समझते हो तो आप जा सकते हो। बट अगर आपने नेट क्लियर किया होगा तो आपको एक एज वहाँ पे मिल जाएगी, है ना। अगर आपने जेआरएफ क्लियर किया होगा तो आपको रिसर्च एसोसिएट, टीचर एसोसिएट के तौर पे रखा बहुत इजीली जाता है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईएम्स में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको हेल्प करती हैं। आप अपने खुद की किताब लिख सकते हो क्या? यस, आप ऑथर भी बन सकते हो, अपनी खुद की जो किताब है वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको हेल्प करती हैं। एंड अगर आप किसी को कोचिंग देना चाहते हो तो भी आप दे सकते हो। अगर आपने यूजीसी नेट क्लियर किया हुआ है तो सामने वाला जो है वो समझ जाएगा कि यस किस लेवल की नॉलेज आपके पास है, एंड आप जो है अपनी नॉलेज इम्पार्ट कर सकते हो थ्रू प्राइवेट कोचिंग्स एज वेल। तो प्राइवेट कोचिंग जो है, ऑनलाइन कोचिंग जो है, वो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बूम पे है, तो आप इसको अपना करियर जो है वो भी मान सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे सीखने को मिलती हैं, एक एज आपके पास होती है अगर आपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है। और जब मैंने बोला कि रिसर्च प्रोजेक्ट में आप काम कर सकते हो तो यहाँ पे बहुत सारी बढ़िया कंपनीज होती हैं, है ना, जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है नेट क्लियर करने के बाद काम करने की। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो आता है कि सिलेबस क्या होता है ना। अब एग्जामिनेशन क्लियर करना है तो सिलेबस तो पता होना ही चाहिए। तो सिलेबस में हमारे पास जो है, मैंने जैसा पहले बताया, पेपर 1 जनरल पेपर है, पेपर 2 आपका सब्जेक्ट का पेपर है। अब मैं कॉमर्स से रिलेटेड बात कर रही हूँ तो बिल्कुल कॉमर्स जो है वो हमारा पेपर 2 रहेगा और ये जनरल पेपर रहेगा। इसमें 10 यूनिट आती हैं। सबसे पहली यूनिट आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड होती है, देन आपके पास रिसर्च एप्टीट्यूड है, देन हमारे पास जो आता है आरसी आता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, देन वी हैव कम्युनिकेशन यूनिट्स, फिर उसके बाद हमारे पास मैथमेटिकल रीजनिंग होती है, देन लॉजिकल रीजनिंग होती है,
फिर उसके बाद हमारे पास डेटा इंटरप्रिटेशन होता है DI, देन उसके बाद हमारे पास ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, फिर होती है 9th यूनिट पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और 10th यूनिट होती है हायर एजुकेशन। तो ये यूनिट्स हमारे पास होती हैं। ऐसे ही पेपर 2 में हमारे पास जो है 10 यूनिट्स होती हैं। पहली जो है इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, दूसरी जो है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमने बिल्कुल अपने बचपन यानी कि 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, अकाउंटिंग, है ना। देन उसके बाद जो है हमारे पास बिजनेस इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स जो बिजनेस में यूज होगी, माइक्रो इकोनॉमिक होती है बेसिकली, कुछ कंपोनेंट्स मैक्रो के भी आने लगे हैं। फिर हमारे पास बिजनेस फाइनेंस होता है, देन हमारे पास बिजनेस स्टैट्स एंड रिसर्च मेथडोलॉजी होता है। तो ये जो रिसर्च हमारी पेपर 1 में होती है वही हमारी मोर और लेस सेम हमारी रहती है। देन इसके बाद बिजनेस स्टैट्स के बाद होता है बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM, जो हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट फिर HRM। देन उसके बाद आता है हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स, क्योंकि यहाँ से RC आने लगे हैं, बहुत डायनामिक है, बहुत चेंजेस होते हैं, रट्टा लगाना है बहुत सारी चीज़ों का, तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। देन उसके बाद आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये एक ऐसी यूनिट है जो आप डेली रूटीन में अपने आसपास चीज़ें देखते हो। फिर उसके बाद है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, जब आप बिजनेस कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है आपने, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिफरेंट 10 एक्ट्स हैं, उनको हम कवर करते हुए चलते हैं। अभी भी मैंने जो पेड बैच है उसमें यही चीज़ स्टार्ट की हुई है। देन इसके बाद आता है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। तो जो इनकम टैक्स यूनिट है ये हमारे पास जो है बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट आती है। जब आप इतना पैसा कमा लोगे तो टैक्स भी पे करना होगा, है ना। तो कॉर्पोरेट टैक्स कैसे प्लान किया जाता है, कैसे इनकम टैक्स पे किया जाता है, पर्सनल टैक्स है ना, तो प्रोग्रेसिव इन नेचर है, तो वो सारी चीज़ें, कैसे रेजिडेंशियल स्टेटस होता है, वो बहुत सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है UGC नेट का, वो ये 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। अब क्योंकि हम कॉमर्स की बात कर रहे हैं, कॉमर्स से बहुत सारी डोमेन्स निकलती हैं, जैसे मैनेजमेंट है, HRM है ना, इकोनॉमिक्स भी है कहीं ना कहीं, तो वहाँ पे भी हमारा थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन जो है वो मैच करता है, एंड वहाँ के कुछ PYQs जो है आपको अपने पेपर में भी देखने को मिलते हैं। और ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए मैं आपको सारी चीज़ों की तैयारी जो है वो करवाती हूँ। तो आपको यहाँ पे सिलेबस को अच्छे से समझना है, आपके पास जो सिलेबस है उसको अच्छे से गो थ्रू करो, हर एक वर्ड जो आपको दिया हुआ है उसको अच्छे से कवर करना है, इन डेप्थ कवर करना है, एंड प्रीवियस ईयर को डिकोड करके अपना जो है कंटेंट जो है उसको, इतना बड़ा समुंदर जो है उसमें से इतना आपको चूज करना है, और ये आपको हेल्प करेगा PYQs चूज करने में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपसे बहुत अलग पूछी जाएंगी कभी, और जो सिर्फ एक ही बार पूछी जाएंगी 5-7 साल में, तो वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बार बार टॉपिक रिपीट हो रहा है, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, वो टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से आपका जो पूरा सिलेबस है आपको डिकोड करना होगा, एंड आपका जो 40 to 50% पोर्शन है ना, यही है जो बार बार आपसे पूछा जाता है, और यहीं से आपका जो है 70 to 80% पेपर हमेशा रहेगा, और वो 10 से 20% के करीब जो पेपर होता है वो आउट ऑफ द बॉक्स हमेशा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वो हमेशा कुछ ना कुछ अलग होगा, एंड आप 70 से 80% अगर ले लेते हो तो आपका JRF कोई नहीं रोक सकता। तो ये ही चीज़ पे फोकस करना है, वो 40-50% सिलेबस पे फोकस करना है, जहाँ से हमारा 70 से 80% पेपर बनेगा, और ये हर बार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी होती है। फिर इसके बाद आता है कि भाई एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो एग्ज़ाम पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया था, जैसे कि पेपर 1 है उसमें हमारे जो है 50 क्वेश्चन होते हैं, है ना। पेपर 2 जो है उसमें हमारे 100 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। अब क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या यहाँ पे मुझे ईच पेपर में 40% लेने हैं? नहीं, ओवरऑल जो है 40% लेना है। बट ऐसा नहीं है 40% ले लिया तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, नहीं, आपको जो है कट ऑफ क्लियर करनी होती है, ठीक है। कट ऑफ क्या होता है कि जितने टॉप कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं उनके जितने मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी कट ऑफ बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 बच्चे हैं, अब यहाँ पे बच्चे सेलेक्ट करने हैं 100, है ना, और 10,000 में से 50 बच्चे हैं जिनके सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, यानी कि 150 में से उन्होंने 110 क्वेश्चन सही किए लगभग, है ना। फिर 50 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 150 में से 100 क्वेश्चन सही किए, है ना, मान लो। तो यहाँ पे जो 100 क्वेश्चन है ना, ये मेरी कट ऑफ बन जाएगी कि भाई 100 क्वेश्चन करने वाले ने क्या किया, अपना एग्जामिनेशन निकाल लिया, यानी कि 200 मार्क्स लिए, ठीक है। और आपको 40% मार्क्स लेने होते हैं,
यानी कि आपके मिनिमम कम से कम 60 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए। अगर 60 क्वेश्चन भी सही नहीं कर रहे, आपका पेपर ही चेक नहीं होगा, है ना। ओवरऑल 40% मार्क्स आपको लाने हैं। अब इसके बाद आता है कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो ध्यान रखें, अगर आप इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपकी जो नेट के लिए एलिजिबिलिटी है वो है कि आपके मास्टर्स में 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, ध्यान रख लो, रिजर्व्ड कैटेगरी। और अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो आपके पास क्या होता है, आपके पास मास्टर्स में आपको 55% मार्क्स चाहिए। एज की मैं बात करूं तो नो एज लिमिट फॉर नेट, नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है। ये नेट के लिए है केवल, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद बात आती है अब जेआरएफ की। अब जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए जो है वो एज लिमिट है। एज लिमिट क्या है, 30 इयर्स है नॉर्मली, ठीक है। बट रिजर्व्ड कैटेगरी जो है SC ST OBC है ना, प्लस विमेन्स है, प्लस कोई विडो है ना, विमेन ही होगी ऑब्वियसली, है ना। मेल विडो भी हो सकता है ना। और आर्मी में है कोई, आर्म्ड फोर्सेस में वो दे रहे हैं, तो उनके लिए जो है रिलैक्सेशन आती है, ठीक है। और मेनली जो है विमेन रिजर्व कैटेगरी विडो के लिए जो है 5 इयर्स का रिलैक्सेशन होता है। एंड जो आर्म्ड फोर्सेस में होते हैं उनके लिए जो है 10 इयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाता है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे जब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो ये चीज़ होती है। मैम क्या हम ड्यूरिंग मास्टर्स भी अपना पेपर दे सकते हैं? यस, ड्यूरिंग मास्टर्स आई कैन ऑल्सो अपीयर फॉर UGC नेट। अब मैं अगर अपने मास्टर्स के सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर में हूँ तो मैं अपने सेमेस्टर के साथ ही UGC नेट एग्जामिनेशन को भी क्वालिफाई कर सकती हूँ। बट शर्त ये है कि जब आपका नेट क्लियर होगा, है ना, उसके बाद आपको 2 इयर्स, विद इन 2 इयर्स क्या कर लेना है, मास्टर्स कंप्लीट कर लेनी है। विद इन 2 इयर्स मास्टर्स जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर आपकी मास्टर्स कंप्लीट नहीं हुई, नेट आपने क्लियर कर लिया, 2 साल हो गए, तो वो नेट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही है, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में देते हो, अगर आपका 2 ईयर प्रोग्राम है पोस्ट ग्रेजुएशन, 3 ईयर है तो आपको थर्ड सेमेस्टर में देना पड़ेगा। 2 ईयर है तो आप नेट क्लियर करो, और एक भी बार अगर आपकी बैक नहीं होगी, री नहीं आएगी, तो आप बहुत ईजिली 2 साल में पेपर क्लियर कर लोगे, यहाँ पे 2 साल में अपना मास्टर्स क्लियर कर लोगे, ये चीज़ आती है। फिर इसके बाद आता है कि मैम अगर मैंने 4 इयर्स ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एनरोल किया था तो क्या मैं नेट दे सकती हूँ? यस, नेट नहीं, आप जो है PhD में एंट्री कर सकते हो। PhD में एंट्री आपको मिल जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको क्या चाहिए, आपको मास्टर्स भी चाहिए, बट डायरेक्ट PhD एंट्री जो है वो आपको मिल जाती है अगर आपने 4 इयर्स कोर्स किया हुआ है ग्रेजुएशन में, ठीक है। ये नए रूल्स हैं जो आए हैं। अब इसके बाद बात आती है कि मैम मैंने प्रोफेशनल कोर्स किया है, जैसे कि CS, CA, CMA। तो अगर आपने ये प्रोफेशनल कोर्स कर लिया और आपने मास्टर्स नहीं की, कोई दिक्कत नहीं है। विदाउट मास्टर्स अगर आपने ये कोर्स किया हुआ है ना, आप सर्टिफाइड CS, CA, CMA हो, तो आप UGC नेट एग्जामिनेशन दे सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं इन UGC नेट एग्जामिनेशन, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बट शर्त ये है CS, CA, CMA हो जानी चाहिए आपकी, उसके बाद आप UGC नेट एग्जामिनेशन दे सकते हो। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है, बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं। अब एक और चीज़ होती है कि मैम मैंने तो ओपन से, यानी कि इग्नू लगा लो, है ना, लाइक इग्नू, इससे मास्टर्स की है, तो क्या मैं नेट दे सकता हूँ या दे सकती हूँ? यस, आप नेट दे सकते हो। अगर आपने ओपन से भी अपनी मास्टर्स की है तो भी आप दे सकते हैं अपना UGC नेट एग्जामिनेशन। UGC नेट एग्जामिनेशन के लिए
आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए, वो रेगुलर हो, डिस्टेंस से हो, ओपन मोड से हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, नेट क्लियर करो, देन आप पीएचडी में भी जा सकते हो। फिर इसके बाद एक और चीज आती है कि मैं मैनेजमेंट से, मैंने एमबीए किया है, बेसिकली मैनेजमेंट से हूँ, एंड मुझे कॉमर्स का नेट देना है। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि ये चीज़ आप नहीं करिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप मैनेजमेंट से हैं, पहले मैनेजमेंट से नेट दो कोड 17 से, देन अगर आपका नेट क्लियर हो जाता है फिर आप कोड 8 से भी दे सकते हो, बट डायरेक्टली नहीं देना चाहिए, ये एक वाइज डिसीजन नहीं होता। एंड अगर आप मैनेजमेंट के होके कॉमर्स से नेट दे रहे हो, कॉमर्स के होके मैनेजमेंट से नेट दे रहे हो, तो भी आपसे क्वेश्चन मार्क आपके पास आ जाता है कि आपने क्यों ऐसा किया। तो आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए उस चीज को प्रूव करने के लिए, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अदरवाइज ये एडवाइजेबल नहीं है कि आप किसी और से मास्टर्स करके किसी और में नेट दो, है ना। अगर आपने मास्टर्स एमबीए की है तो मैनेजमेंट में नेट देना जरूरी है, क्लियर करना जरूरी है। एमकॉम की है तो कॉमर्स से नेट देना जरूरी है। ठीक है, ये चीजें आप रखिए ध्यान में। और क्या हम एक ही टाइम पे 2 पेपर में फिल कर सकते हैं अगर मैंने 2 मास्टर्स की है? नहीं। आपने बेशक 2, 10 कितनी भी मास्टर्स डिग्री कर रखी हो, एक साल में, एक बार में, एक साल में 2 बार पेपर होता है ना, तो एक बारी में एक ही पेपर दे सकते हो। एक बार एक दे दो, दूसरी बार दूसरा दे दो, ये आप कर सकते हो। ठीक है, एक टाइम पे 2 पेपर नहीं हो सकते, वो रिजेक्ट हो जाएंगे दोनों ही। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो आज के इस सेशन में ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बात आती है कि मैम प्रिपेयर कैसे करें, तो बिल्कुल आपके लिए जो है कॉमर्स स्पॉटलाइट पे पूरा भरपूर कंटेंट है कॉमर्स का। चैनल पे जाओ, विजिट करो, आपको सबसे ऊपर जो है PYQs की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसको देखो एंड PYQs को डिकोड करना शुरू करो। प्रयास बैच आपके लिए है जहाँ पे बिल्कुल बेसिक से आपके लिए चीज़ें कवर की हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए कवर किए हैं। एंड बहुत जल्द आपके लिए वीडियो लेके आ रही हूँ टॉप 100 टॉपिक्स जहाँ से आपको स्टार्ट करना चाहिए प्रिपेयर करना, वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। आज का ये सेशन यहीं तक। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप जुड़ना चाहते हैं प्रीमियम जर्नी पे हमारे साथ, तो सुबह 7:30 बजे आपके लिए क्लास ले रही हूँ, शाम को जो है 5 बजे भी आपके लिए क्लास हो रही है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में।